आज के इस वीडियो में हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे टॉप 5 की लिस्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लाइनेक्स क्या है, इसके फीचर्स और इसकी कमियों की व्याख्या करें। तो लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में माध्यम का काम करता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में माध्यम का काम करता है। अब जैसे समझ लेते हैं ये हार्डवेयर है, ये मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये सभी हमने हार्डवेयर बना दिए। अगर इस हार्डवेयर को हमें ऑपरेट करना है, इससे काम करवाना है, तो इसके अंदर हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जो हमारे कंप्यूटर को पहले तो ऑन करे और इसको काम करने के लिए तैयार कर पाए। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हमारा ये कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये हमारा हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा? जब इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, तब ये हमारा कंप्यूटर ऑन होगा और तब ये काम करने के लिए रेडी हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में माध्यम का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम का काम करता है। लाइनेक्स को 1991 में डेवलप किया गया था। इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने। इसको डेवलप किया था 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स ने। ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे और इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, इसको पढ़ने की, इसको जानने की। लेकिन उस समय क्या था, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। वैसे तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उस समय इसके यूनिक्स के कई सारे पेड वर्जन्स अवेलेबल थे और ये जो यूनिक्स है ये काफ़ी पुराना हो चुका था, एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका था। इसके कई सारे पेड वर्जन्स थे और जिनकी अच्छी खासी कीमत देनी पड़ती थी। लिनस टोरवाल्ड चाहते थे कि कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो फ्री में उपलब्ध हो और उसका सोर्स कोड भी फ्री हो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में अध्ययन कर सकें, उसको पढ़ सकें। तो लिनस टोरवाल्ड ने लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर दिया और ये 1991 में रिलीज़ किया गया था। अब लाइनेक्स के हम फीचर्स को जान लेते हैं। लाइनेक्स का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकता है, इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है, अपने नए फीचर्स भी जोड़ सकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें लाइनेक्स में है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा इसका फीचर है कि ये एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो तुलना की जाए अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ये ज़्यादा सिक्योर है। ये इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसका ये दूसरा फीचर हो गया। लाइनेक्स को हम कम क्षमता वाले हार्डवेयर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत पावरफुल मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक बेसिक सा कंप्यूटर है तो उसमें भी जो ये लाइनेक्स है ये इंस्टॉल हो जाता है, तो हमें ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ तक हमने लाइनेक्स के फीचर समझ लिए, लाइनेक्स के गुण समझ लिए। अब लाइनेक्स की हम कमियों को समझते हैं। तो लाइनेक्स की सबसे बड़ी कमी ये है कि लाइनेक्स CUI या फिर इसको कहें CLI पर आधारित है, यानी ये कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। कमांड यूज़र इंटरफेस ऐसे इंटरफेस होते हैं जिनमें हमें कार्य करने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ती है। लाइनेक्स की दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि लाइनेक्स में जो नए हार्डवेयर को इंस्टॉल करना है वो ज़्यादातर हार्डवेयर के जो ड्राइवर हैं वो विंडोज़ या डॉस के लिए बने होते हैं, लेकिन लाइनेक्स के लिए वो ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। इसमें हार्डवेयर को इंस्टॉल करना कठिन हो जाता है, तो इसकी एक कमी थी। इसी के साथ इसकी जो तीसरी कमी है वो ये है कि इसके लिए जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल, ये सारे ऑफिस यूज़ करते हैं, तो लाइनेक्स के लिए लाइनेक्स पर इन्हें इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। लाइनेक्स के अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, हालांकि वो MS ऑफिस के जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अलग से नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक हमने लाइनेक्स की कुछ कमियों को समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि लाइनेक्स की बनावट को समझाइए। अब लाइनेक्स की बनावट कैसी होती है इसको हम समझते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। तो जब भी हम लाइनेक्स की बनावट बनाएंगे, लाइनेक्स का जो बनावट का डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे अंदर हम हार्डवेयर को रखेंगे, इसके ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और सबसे बाहर होता है यूज़र। अब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी भी 3 लेयर होती हैं। जो सबसे आंतरिक लेयर है वो है कर्नेल, इसके बाद आती है शेल और इसके बाद आता है यूज़र प्रोग्राम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 लेयर हैं।
कर्नेल, शेल और यूज़र प्रोग्राम। अब ये कर्नेल कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लाइनक्स की बात करें या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है। ये हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा पास होता है और हार्डवेयर को ऑपरेट करने से संबंधित जितने भी फाइल्स होती हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वो कर्नेल के पास होते हैं। अब जो ये शेल है, ये यूज़र और कर्नेल के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी ये यूज़र से कमांड्स को लेता है और कर्नेल तक पहुंचाता है और कर्नेल उन कमांड्स को हार्डवेयर को दे देता है और हार्डवेयर से काम करवाता है। तो कर्नेल सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। दूसरा है शेल। शेल कहाँ होता है? यूज़र प्रोग्राम और कर्नेल के बीच में होता है। सबसे बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे बाहरी लेयर है वो है यूज़र प्रोग्राम। यहाँ पर कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र के लिए अलग अलग कार्यों को करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बनावट को समझ लिया। तीसरा क्वेश्चन है GUI के बारे में समझाइए। अब ये GUI क्या होता है? GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में हमें दो तरीके के इंटरफेस देखने को मिलते हैं, एक GUI और दूसरा है CLI, या इसी को हम कमांड यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, CUI भी कहते हैं। अब ये क्या है? कमांड यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें हमें ना ही कोई चित्र दिखाई देता है, ना ही कोई बटन दिखाई देते हैं, ना हमें कोई डेस्कटॉप दिखाई देता है, बल्कि जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमें केवल एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है कमांड यूज़र इंटरफेस में या कमांड लाइन इंटरफेस में। अब कंप्यूटर पर अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें कमांड्स याद होनी चाहिए, और जब हम वो कमांड्स टाइप करते हैं तब कंप्यूटर पर वो कार्य हो पाता है। वहीं दूसरी ओर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI एक ऐसा इंटरफेस है जहां पर हमें कोई कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे सामने एक डेस्कटॉप आता है। डेस्कटॉप पर हमें चित्र दिखाई देते हैं, आइकन्स दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अगर हम विंडोज़ को देखें तो विंडोज़ पर हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो विंडोज़ पर हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है, नीचे स्टार्ट बटन होता है, यहाँ टाइम आता है और वॉलपेपर भी होता है, कर्सर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें विंडोज़ पर दिखाई देती हैं। तो विंडोज़ क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर हमें चित्र, बटन, आइकन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और हम माउस की सहायता से कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है VI एडिटर क्या है? VI एडिटर, इसका पूरा नाम होता है विजुअल एडिटर। VI एडिटर का पूरा नाम है विजुअल एडिटर। ये एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, इसका यूज़ करके हम फाइलों को बना सकते हैं, फाइलों को एडिट कर सकते हैं। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। ये लाइनक्स के GUI स्वरूप के साथ भी आता है और लाइनक्स के कमांड लाइन इंटरफेस के साथ भी आता है, यानी CLI वर्जन के साथ भी आता है। अगर हम CLI वर्जन में इसे यूज़ करते हैं तो इसकी भी कई सारी कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स हमें याद होनी चाहिए, तब हम टेक्स्ट को एडिट कर पाते हैं और फाइल बना पाते हैं। इसमें 3 मोड होते हैं, एक इनपुट मोड होता है, एक कमांड मोड होता है, इनपुट मोड, कमांड मोड, और एक लाइन एडिटिंग मोड होता है। तो हमने VI या विजुअल एडिटर के बारे में समझा। विजुअल एडिटर एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, इसका यूज़ करके हम फाइल्स वगैरह बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझाइए। तो लाइनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जब अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं तो जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो वो अलग अलग डायरेक्टरी या अलग अलग फोल्डर्स बना लेता है। उन फोल्डर्स में सिस्टम से संबंधित फाइलें होती हैं, कुछ यूज़र से संबंधित फाइलों को स्टोर करने के लिए डायरेक्टरी या फोल्डर बने होते हैं। इसी तरीके से लाइनक्स को भी जब किसी कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें कई सारे फोल्डर्स बन जाते हैं, कई सारी डायरेक्टरीज़ बन जाती हैं। उन डायरेक्टरीज़ में कौन सी फाइलें होती हैं वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर समझते हैं। इसी को हम लाइनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे बाहरी जो डायरेक्टरी होती है उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, और रूट डायरेक्टरी के अंदर इतनी सारी डायरेक्टरियाँ होती हैं। सबसे पहली जो डायरेक्टरी है वो है बिन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने से संबंधित सारी फाइलें होती हैं, सारी सिस्टम फाइलें होती हैं इसके अंदर। तो ये बिन डायरेक्टरी है। इसके बाद दूसरी डायरेक्टरी है DEV। इसके अंदर डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जितने भी ड्राइवर हैं उनसे संबंधित फाइलें होती हैं। तीसरी जो डायरेक्टरी है ETC, इसके अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं। चौथा है LIB, इसके अंतर्गत ऐसी फाइलें होती हैं जिनकी ज़रूरत कंपाइलर को पड़ती है। ये होम डायरेक्टरी है, ये सभी यूज़र्स की एक होम डायरेक्टरी होती है। इसके बाद बूट डायरेक्टरी है। बूट, कंप्यूटर को बूट करने का मतलब है कंप्यूटर को ऑन करना। तो कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से संबंधित जो फाइल्स होती हैं वो बूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद एक डायरेक्टरी है USR।
ये यूज़र की एक पर्सनल डायरेक्टरी होती है जहाँ पर यूज़र अपना डाटा स्टोर करके रख सकता है। और फिर ये डायरेक्टरी है लास्ट में VAR। इसके अंदर यूटिलिटी से संबंधित सारी फाइलें होती हैं। तो यहाँ तक हमने ये पांचों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। लाइनक्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपको एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।